किसी भी देश में कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए 3 तत्वों की जरूरत पड़ती है: औद्योगिक मजदूरों का विकास, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार तथा सर्वहारा के उदय के पूर्व के क्रांतिकारी संघर्ष की विरासत, यानी पूंजीपति वर्ग के संघर्ष की विरासत। ये तीनों कारक किसी देश में जितने समृद्ध होते हैं और उनके बीच क्रांतिकारी समन्वय जितना सटीक होता है, उस देश की कम्युनिस्ट पार्टी उतनी ही मजबूत होती है। इन तत्वों के आपसी संबंध की स्पष्ट समझ हासिल करना और उसे निरंतर अद्यतन बनाते रहना हर दौर के मार्क्सवादी विचारक का कर्तव्य होता है। उपर्युक्त बातों का पहला बिंदु बिल्कुल स्पष्ट है, स्वयं सिद्ध की तरह, इसलिए इसकी व्याख्या में ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मामले को गहराई से समझने के लिए अन्य दोनों के महत्व और अंततः तीनों के आपसी संबंधों की व्याख्या जरूरी है। पहले हम इस पक्ष पर विचार करें कि मजदूरों के बीच मार्क्सवादी चिंतन, वह भी अद्यतन विकसित मार्क्सवाद का प्रचार प्रसार क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। यह परिचर्चा हमारे आंदोलन के लिए नई बात नहीं है, वह किसी न किसी रूप में हमेशा बरकरार रही है। मजदूर वर्ग के आदि विचारक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र में बेबाकी के साथ ऐलान कर दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग की पार्टी होती है और मजदूरों को वर्ग के रूप में संगठित करने तथा सत्ता तक पहुंचाने के क्रम में सैद्धांतिक ज्ञान से लैस कर संघर्ष के मैदान में उतारना जरूरी होता है। मजदूर वर्ग की राजनीतिक कमान इन दोनों विचारकों के हाथ में आने के पहले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का नारा हुआ करता था, सभी मनुष्य भाई भाई हैं। लेकिन इस बात का श्रेय इन लोगों को जाता है कि घोषणा पत्र में उद्घोष हुआ, दुनिया के मजदूर एक हो। यह मजदूर वर्ग की विचारधारा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव था, वैचारिक क्रांति का विस्फोट था। जीवन पर्यंत इन दोनों विचारक इस प्रस्तावना पर डटे रहे कि क्रांतिकारी सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर निम्न पूंजीवादी विचारकों की टोली उनके खिलाफ भिड़ी रही और इनके प्रभाव में मजदूर आबादी का बड़ा हिस्सा क्रांति के नाम पर आतंकवाद या अराजकतावाद का बंदी बना रहा। इन दोनों विचारकों ने घोषणा पत्र में सिद्धांत और व्यवहार के द्वंद्वात्मक संबंध को 2 प्रश्नों के इर्द गिर्द निरूपित कर दिया। उनका पहला स्पष्टीकरण था कि कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी मजदूर पार्टियों से किस लिहाज से अलग होती है, और दूसरा यह कि कम्युनिस्ट यानी कार्यकर्ता अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से किस मायने में श्रेष्ठ होते हैं। पहले बिंदु पर वे कहते हैं, विभिन्न देशों के सर्वहाराओं के राष्ट्रीय संघर्ष में वे यानी कम्युनिस्ट राष्ट्रीयता से सर्वथा निरपेक्षतः समस्त सर्वहारा के सामान्य हितों को इंगित करते और सामने लाते हैं। मार्क्स एंगल्स के इस विचार को हम दुनिया के मजदूर एक हों या सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्रश्न बिंदु मान सकते हैं। इसी सिलसिले में वे कम्युनिस्टों का दूसरा पक्ष उजागर करते हैं। बुर्जोआ वर्ग के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष को जिन मंजिलों से होकर गुजरना होता है, उनमें वे हमेशा और हर कहीं समूचे तौर पर आंदोलन के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां उनका संकेत बिल्कुल साफ है कि कम्युनिस्टों को दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरत पड़ने पर तात्कालिक उपलब्धियों का त्याग भी करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। जीवन पर्यंत वे दोनों अपने इस राजनीतिक मूल्य पर टिके रहे। कम्युनिस्टों की श्रेष्ठता के आधार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था, कम्युनिस्ट एक और व्यवहार में हर देश की मजदूर पार्टियों के सबसे आगे बढ़े हुए
जुझ होते हैं, ऐसा जुझ जो और सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर सैद्धांतिक दृष्टि से उन्हें सर्वहारा के विशाल जन समुदाय पर सर्वहारा आंदोलन के आगे बढ़ने के रास्ते, उनकी अवस्थाओं और उनके अंतिम सामान्य परिणामों की संपुष्ट समझ रखने की श्रेष्ठता प्राप्त है। यह उद्धरण कितनी सफाई के साथ समझा देता है कि क्रांतिकारी संघर्ष के दिशा निर्धारण के लिए क्रांतिकारी सिद्धांत की समझ निहायत जरूरी है। मार्क्स एंगल्स के इस सूत्र को आत्मसात करना हमारे देश, वस्तुतः पूरे विश्व के कम्युनिस्ट आंदोलन की सबसे बड़ी जरूरत है। इन दोनों विचारकों के समकालीन लोग, यहां तक कि जर्मन सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस संबंध को जीवंत रूप में आत्मसात नहीं कर पा रहे थे और उनके दिशा निर्देशों की अवहेलना कर देते थे, या कहें समझ के अभाव में उनसे हो जाती थी। वे तत्कालिक लाभ के लालच में दीर्घकालिक लक्ष्य को उझल कर देते थे, कभी कभी तो क्षति भी पहुंचा देते थे। यह परिस्थिति इसलिए भी पैदा हुई कि पेरिस कम्यून की पराजय तथा प्रथम इंटरनेशनल के भंग होने के बाद निम्न पूंजीवादी विचारधारा पर मार्क्स की जीत हो गई थी। लेकिन इन विचारों के अवशेष के साथ कई लोगों ने मार्क्सवादी खेमे में शरण ले ली और बाद में यहां वे संशोधनवाद के वाहक बन गए। इस धारा के पहले प्रतिनिधि एडवर्ड बर्नस्टीन थे। रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी के इतिहास में अर्थवादियों से वैचारिक संघर्ष चलाते हुए लेनिन ने क्या करें में एंगल्स की अत्यंत महत्वपूर्ण उक्ति उद्धृत की थी। क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना कोई क्रांति संभव नहीं है। इस सिद्धांत को निरंतर विकसित करने की जरूरत पर बल देते हुए वे कहा करते थे कि क्रांति का नेतृत्व वही पार्टी कर सकती है जो सबसे उन्नत सिद्धांतों से निर्देशित होती है। मार्क्स एंगल्स की तरह लेनिन भी सिद्धांत और व्यवहार के बीच द्वंद्वात्मक संबंध के कायल थे। उनकी समझ की अभिव्यक्ति इस बात में होती है कि मजदूर वर्ग की राजनीतिक पार्टी के संगठन का स्वरूप क्या हो तथा पार्टी की सदस्यता के मापदंड क्या तय हो। यह विवाद रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी में संशोधनवाद बना मार्क्सवाद के निर्धारण का एक आधार भी बना। मेंशेविक इस विचार के प्रतिनिधि बनकर उभरे कि मार्क्सवाद से सहमति जताने वाला हर बुद्धिजीवी तथा मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में खड़ा हर बुद्धिजीवी कार्यकर्ता पार्टी का सदस्य बन सकता है। इसमें ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मार्क्सवाद का सूत्र जपने वाला बुद्धिजीवी राजनीतिक व्यवहार में खरा उतरता है या नहीं, और हड़ताल के समर्थन में खड़ा कार्यकर्ता मार्क्सवाद पर अमल करता है या नहीं। इन सवालों का जवाब बोल्शेविकों की नीति में मिलता है। उनका मानना था कि रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी का सदस्य बनने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए: मार्क्सवाद में विश्वास रखना, पार्टी के किसी जनसंगठन में तथा उसके अनुशासन में सक्रिय रहना तथा अपनी आमदनी के अनुसार एक निर्धारित राशि पार्टी कोष में नियमित देना। पार्टी में अनुशासन के नियम जनवादी भी थे और केंद्रीयता के साथ उनमें कठोरता भी थी। इस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांत के आधार पर व्यवहार करते हुए बोल्शेविक लेनिन के नेतृत्व में क्रांति का प्रतीक बनकर उभरे। रूस में पार्टी निर्माण के दौर में अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक क्या करें में लेनिन ने आतंकवाद, अर्थवाद और मार्क्सवाद के बीच अंतर तथा ट्रेड यूनियन और पार्टी संगठन के अंतर संबंध पर गहराई के साथ प्रकाश डाला था। हमारे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में इस पुस्तक को गहराई के साथ समझकर व्यवहार में उतारने की कोशिश नहीं हुई, या कभी कभार हुई भी तो अत्यंत अधूरे ढंग से। इसके फलस्वरूप
ट्रेड यूनियन व किसान संगठन तथा पार्टी के बीच जीवंत क्रांतिकारी संबंध कायम नहीं हो सका। इसलिए इस पुस्तक की उपयोगिता आज हमारे लिए अतीत के किसी भी समय से ज्यादा बढ़ गई है। यह है मजदूर जनता के बीच मार्क्सवादी दर्शन के प्रचार प्रसार के महत्व का एक पक्ष। पूंजीवादी और निम्न पूंजीवादी विचारक अगर यह नहीं समझ पाते तो बात समझ में आती है और हमारे आंदोलन के लिए कोई गंभीर खतरा नहीं है। लेकिन मार्क्सवादी नहीं समझ पाते तो वे आंदोलन में भीतरघात के शाश्वत स्रोत बन जाते हैं। कार्यकर्ताओं की पिछड़ी चेतना इसका मुख्य स्रोत होती है। चीनी क्रांति के मुख्य शिल्पी माओ सेतुंग कहा करते थे कि कई लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य तो बन जाते हैं, अनुशासन के नाम पर नेतृत्व के निर्णयों को लागू करते हैं, अच्छे व विश्वसनीय कैडर का खिताब भी पा लेते हैं, लेकिन मार्क्सवाद समझ नहीं पाते। वे मूलतः उस पुरानी चेतना से जकड़े रहते हैं जो उन्हें शासक वर्ग से तथा समाज की पुरातन चिंतन परंपरा से विरासत में मिली होती है। ऐसे लोग ख्याति अर्जित कर लेने के बावजूद पार्टी के भीतर निम्न पूंजीवाद के प्रतिनिधि बनकर रहते हैं और भविष्य में गलती से गद्दारी कर पार्टी को रसातल में पहुंचाने का साधन बन जाते हैं। क्रांति का सफल नेतृत्व करने वाली रूस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टियां भी इस प्रक्रिया से बच नहीं पाई थी। रूस की पार्टी में बार बार किया जाने वाला बड़े पैमाने पर निष्कासन तथा चीन की सांस्कृतिक क्रांति ऐसे ही तत्वों से मुक्त होने के उपाय थे। अब हम इसके दूसरे पक्ष मजदूरों के राजनीतिकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर विचार करें। इस दौरान हम कम्युनिस्ट पार्टी को अतीत से मिली विरासत का महत्व समझ पाएंगे। इसकी शुरुआत हम फिर घोषणा पत्र में मार्क्स एंगल्स की व्याख्या से करेंगे। इन दोनों विचारकों ने बड़ी साफ शब्दों में कहा था कि औद्योगिक मजदूर पूंजीवाद की संतान है, ऐसी संतान जो उसकी मौत का कारण बनती है। इस आधार पर आसानी से समझा जा सकता है कि हर देश के मजदूर पर उसके पूंजीवादी संबंधों का प्रभाव जन्मजात रूप से पड़ता है। इस संबंध को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक होता है औद्योगिक मजदूर बनने के पहले उस व्यक्ति का वर्गीय स्थिति। पूंजीवाद के दौर में उत्पादन के विशिष्ट साधन पैदा हो जाने के कारण विशिष्ट कौशल का कोई मूल्य नहीं रह जाता। मजदूर आबादी के सभी हिस्सों से भर्ती किए जाने लगते हैं और निश्चय ही वे अपने पूर्व वर्ग चरित्र के साथ नई जमात में शामिल होते हैं। इस जन्मजात प्रक्रिया को समझने के बाद संघर्ष के मैदान में इस प्रभाव को देखने समझने की कोशिश की जाए। जिस तरह मजदूर पूंजीवादी उत्पादन संबंध की उपज होते हैं, उसी तरह राजनीतिक संघर्ष की पहली घूंटी भी वे पूंजीपति वर्ग के लिए लड़कर ही पीते हैं। इस संघर्ष के महत्व को उजागर करते हुए मार्क्स एंगल्स घोषणा पत्र में लिखते हैं, इस मंजिल में सर्वहारा अपने शत्रुओं यानी पूंजीपतियों से नहीं बल्कि अपने शत्रुओं के शत्रुओं से, निरंकुश राजतंत्र के अवशेषों, भूस्वामियों, गैर औद्योगिक बुर्जुआओं, निम्न बुर्जुआओं से लड़ता है। इस प्रकार समस्त ऐतिहासिक गतिविधि बुर्जुआ वर्ग के हाथों में संकेंद्रित रहती है। इस प्रकार हासिल की गई हर जीत बुर्जुआ वर्ग की जीत होती है। इस पूरी मंजिल में मजदूर सिर्फ पूंजीपति वर्ग के सिपाही की भूमिका निभाते हैं और इससे गुजरे बगैर वे अगली मंजिल में प्रवेश कर ही नहीं सकते। मार्क्स एंगल्स इससे भी आगे बढ़ते हैं। पुराने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव कुल मिलाकर सर्वहारा के विकास की प्रक्रिया को अनेक रूपों में बढ़ावा ही देते हैं। बुर्जुआ वर्ग अपने को लगातार लड़ाई में फंसा पाता है, पहले अभिजात वर्ग के विरुद्ध, बाद में स्वयं बुर्जुआ वर्ग के उन अंशकों के विरुद्ध जिनके हित उद्योग की प्रगति के प्रतिकूल हो जाते हैं,
और विदेशों के बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध तो निरंतर। इन तमाम लड़ाइयों में वह अपने को सर्वहारा की तरफ मुड़ने, उससे मदद मांगने और इस प्रकार उसे राजनीतिक रंगमंच में खींचने के लिए मजबूर पाता है। अतः बुर्जुआ वर्ग स्वयं ही सर्वहारा को सामान्य तथा राजनीतिक शिक्षा के अपने तत्व प्रदान करता है, अर्थात सर्वहारा को बुर्जुआ वर्ग से लड़ने के हथियार मुहैया करता है। इस संघर्ष में पूंजीपति वर्ग मजदूरों को पूंजीवादी राजनीति की शिक्षा ही दे सकता है। यही कारण है कि मजदूर नैसर्गिक रूप से निम्न पूंजीवादी प्रकृतियों की ओर आकृष्ट होते हैं और सर्वहारा की शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें सचेतन प्रयास करना पड़ता है। इसी से पैदा होता है मजदूर वर्ग के भीतर सैद्धांतिक काम का महत्व। जब पूंजीवादी व्यवस्था का आंतरिक संकट शुरू होता है और उसके फलस्वरूप मजदूरों का संकट भी शुरू हो जाता है, तब उनका अपना संगठन ट्रेड यूनियन अस्तित्व में आता है, जो पूंजीपति वर्ग से टकराने का पहला हथियार होता है। लेकिन यह संघर्ष भी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाता। उसके झंडे पर पूंजीवाद का नाश नहीं लिखा रहता। उल्टे इस व्यवस्था के अंदर ही वह अपने अस्तित्व की बेहतर शर्तों के लिए संघर्ष करता है। इसी संघर्ष के क्रम में उसके भीतर वर्गीय एकता और पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष के तत्व पैदा होते हैं। इसके साथ ही समाज में क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों का समूह भी पैदा होता है, जो उन तत्वों को तार्किक परिणति तक पहुंचाता है। इस विकास के क्रम में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी पैदा होती है जब क्रांतिकारी बुद्धिजीवी विचारधारा की खोज में लगे रहते हैं और मजदूर उससे बेगाना रहते हैं। यह सामान्यतः इतिहास का संक्रमण काल होता है। पूंजीपति और सर्वहारा के संघर्ष में 1860 से 1900 की अवधि ऐसा ही संक्रमण काल था। औद्योगिक पूंजीवाद से वित्तीय पूंजीवाद में संक्रमण काल। आज एक बार फिर हम ऐसे ही संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और आंदोलन में व्याप्त दुविधा और टूट फूट संक्रमण की प्रक्रिया पर विचारकों में व्याप्त मतभेद का प्रतिफल है। हमने औद्योगिक मजदूरों की उत्पत्ति और उनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा की जिस प्रक्रिया का जिक्र किया है, उसके हर मोड़ पर मजदूर पूंजीवादी रीति नीति से प्रभावित होते हैं और इन प्रभावों को नष्ट करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी में मार्क्सवादी शिक्षा दीक्षा का निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। जिस दिन यह प्रक्रिया रुक जाती है या मार्क्सवाद के नाम पर सड़े गले बासी विचार परोसे जाने लगते हैं, उसी दिन से पार्टी की मौत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण और विकास के लिए 3 अनिवार्य तत्वों के इस विश्लेषण के बाद अब हम भारत की ठोस परिस्थिति और उसमें पूंजीवादी पार्टी व कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण व विकास की अवस्थाओं की चर्चा करें। इतिहास के इस कुरूप सच को हम नहीं झुटला सकते कि भारत में पूंजीवादी विकास ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देखरेख में और उसकी जरूरत के अनुसार हुआ। इसकी छाप इस देश के पूंजीवादी विकास की हर मंजिल पर देखी जा सकती है। कार्ल मार्क्स ने इस प्रभाव की तस्वीर इन शब्दों में पेश की। ब्रिटिश अभिजात वर्ग भारत को जीतना चाहता था। थैली शाह उसे लूटना चाहते थे और उद्योगपति अपने सस्ते माल से उसके बाजारों को पाट देना चाहते थे। पर अब स्थिति एकदम उलट गई है। उद्योगपतियों को अब पता चल गया है कि भारत को उत्पादक देश में परिवर्तित करना उनके लिए आवश्यक है। इस सोच के तहत भारत का औद्योगिकरण शुरू हुआ कि इसका लाभ मुख्यतः ब्रिटिश पूंजीवाद को मिलता रहेगा। जो भारत पहले उसका कृषि उपनिवेश था और उसका बाजार ब्रिटिश उद्योगों
में तैयार उपभोक्ता सामग्रियों से पटा रहता था, अब औद्योगिक उपनिवेश रहेगा और वहां मशीनों का निर्यात कर अंग्रेज पूंजीपति मालामाल होते रहेंगे। फिर भी मार्क्स को उम्मीद थी कि विकास की यह दिशा और गति भारत की मुक्ति का मजबूत आधार तैयार करेगी। इसके लिए उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। ब्रिटेन में औद्योगिक सर्वहारा शासक वर्ग बन जाए या भारत के लोग अंग्रेजों के जुए को पूरी तरह उतार फेंक कर उत्पादक शक्तियों पर अपना नियंत्रण कायम कर ले। इनमें से कोई मुकम्मल ढंग से शर्त पूरी नहीं हुई। भारत साम्राज्यवाद के जुए को आंशिक रूप से ही उतार सका। मार्क्स जिस समय इस प्रभाव का विश्लेषण कर रहे थे वह औद्योगिक पूंजीवाद का वर्चस्व काल था, लेकिन तुरंत बाद साम्राज्यवाद के आर्थिक आधार में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। औद्योगिक पूंजी की जगह वित्तीय पूंजी के वर्चस्व की मंजिल में संक्रमण का दौर शुरू होने वाला था। इस दौर में वित्तीय पूंजी की गति के नियम के आधार पर साम्राज्यवादी देशों के मजदूरों में व्याप्त अवसरवाद और उपनिवेशों अर्ध उपनिवेशों पर क्रांतिकारी प्रभाव की व्याख्या लेनिन ने की और इस तरह मार्क्सवाद में नया अध्याय जोड़कर उसे मुकम्मल बनाया। इस विकास यात्रा में उन्होंने इन देशों के नवोदित पूंजीपतियों के चरित्र की व्याख्या की जो मार्क्स की व्याख्या से भिन्न थी। हम देख चुके हैं कि घोषणा पत्र में पूंजीपति वर्ग के बारे में कहा गया है कि वह विदेशों के पूंजीपतियों के विरुद्ध तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता है, लेकिन उत्पीड़ित देशों के पूंजीपतियों के बारे में लेनिन का कहना था कि उत्पीड़ित देशों का पूंजीपति वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करता है और साथ ही प्राय यहां तक कि अधिकांश मामलों में साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग का ही साथ देता है, अर्थात सभी क्रांतिकारी आंदोलनों और क्रांतिकारी वर्गों के खिलाफ उनके साथ मिल जाता है। विदेशी पूंजीपतियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष में रहना और क्रांतिकारी वर्गों के खिलाफ उनके साथ मिल जाना, ये दोनों रुझान 2 किस्म के पूंजीपति वर्ग के चरित्र के बुनियादी अंतर स्पष्ट कर देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में यहाँ के पूंजीपतियों ने अपने आचरण से लेनिन के विश्लेषण की पुष्टि की है। फिर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन के इस विश्लेषण को आत्मसात कर उसे धरातल पर उतारने में विफल रही। इस भटकाव और अन्य परिस्थितिजन्य कारणों से भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पूंजीपति वर्ग के हाथों में बना रहा, जिसका चरित्र साम्राज्यवाद परस्त यानी दलाल का था। इसी के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का दूसरा दौर समाप्त हो गया। पहला दौर देशभक्त सामंतों के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो 1857 में पराजित हो गया था। इस बार ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने साम्राज्यवादी पूंजी, खासकर ब्रिटिश पूंजी के हितों की रक्षा तथा उसके विश्वस्त सहयोगी राजे रजवाड़ों और जमींदारों की सुरक्षा के गारंटी लेते हुए ब्रिटिश संसद में पारित बिल के आधार पर भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट के निर्माण की घोषणा की। यह था भारत की आजादी का राजनीतिक व वैधानिक स्टेटस। लेकिन भारतीय पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों ने इसे मुकम्मल आजादी घोषित कर महिमा मंडित किया। इतिहासकारों ने समग्र विश्व की राजनीतिक व सामाजिक परिस्थिति का विश्लेषण करने के बजाय इसका सारा श्रेय साबरमती के संत पर निरूपित कर दिया। किसी राष्ट्रीय संघर्ष का इस हद तक मिथ्याकरण यूरोप के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के विश्व प्रभुत्व का झंडा धूल धूसरित हो गया था और उसकी जगह अमेरिकी प्रभुत्व का झंडा लहराने लगा था। इस नए प्रभु को पुराने उपनिवेशवाद का बदनाम चेहरा पसंद नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध
के बाद सोवियत संघ की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई थी। पूर्वी यूरोप सहित चीन तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के कई देशों में लाल परचम लहराने लगा था। चीन ने तो उत्पीड़ित देशों के सर्वहारा के सामने क्रांति की नई मिसाल ही पेश कर दी थी। इन सब के दबाव में साम्राज्यवाद ने उपनिवेशों में नई कार्य पद्धति अपनाई और हमारे देश के पूंजीपतियों ने इस बदली परिस्थिति में उसकी परोक्ष अधीनता में काम करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत का साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष पहली मंजिल पार कर दूसरी मंजिल में प्रवेश कर कम्युनिस्ट आंदोलन में बहस का नया मुद्दा बन गया। इस संदर्भ में हम रूस के मजदूर वर्ग की पार्टी के निर्माण की परिस्थिति पर गौर करें। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में उल्लेख किया जा चुका है कि रूस यूरोप का विलक्षण देश था, जहां मजदूर वर्ग की पार्टी पहले बनी और पूंजीपति वर्ग की पार्टी बाद में। फिर भी निम्न पूंजीवादी क्रांतिकारी संघर्ष की विरासत उनके साथ थी। रूसी क्रांतिकारियों यानी नरोदवादियों ने यूरोप के किसी देश की तुलना में मार्क्सवाद का सबसे गहन अध्ययन और विवेचन किया था। इस प्रक्रिया में जरूरत पड़ने पर उन्हें मार्क्स एंगल्स का दिशा निर्देश भी उपलब्ध हो जाया करता था। यह तस्वीर का एक पक्ष था। इस आंदोलन का दूसरा पक्ष मार्क्सवाद को खारिज करने पर उतारू था। इस वैचारिक संघर्ष के बीच रूस का पहला मार्क्सवादी समूह इनके बीच से पैदा हुआ, जिसने मार्क्सवाद को स्थापित करने और नरोदवाद को खारिज करने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास किया। इसके बावजूद पार्टी की स्थापना में लगभग 2 दशक लगे। इन सभी मामलों में भारत की स्थिति उल्टी रही है। भारत एशिया का ऐसा उपनिवेश था जिस पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पकड़ सबसे मजबूत थी। यह इस क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का केंद्र था। यहां ऐसे ही औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का उदय हो चुका था, जिसके हित वाणिज्यिक पूंजीवाद के दौर से ही साम्राज्यवादी हितों के साथ जुड़े हुए थे और जो बड़े ही शातिराना ढंग से जनता की स्वतंत्रता की आकांक्षा को ब्रिटिश हितों के अधीन कर देता था। पहले विश्व युद्ध की पूर्व वेला में जब गदर पार्टी के योद्धा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध का उद्घोष कर मौत को गले लगा रहे थे, वहीं गांधी ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की अपील देश के नौजवानों से कर रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे मुखर विरोधी बाल गंगाधर तिलक भी युद्ध की घड़ी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्ष में खड़े हो गए थे। देश के मजदूरों को राजनीति के भंवर में खींचने का श्रेय इन्हीं नेताओं को जाता था और यहाँ के मजदूरों पर इस समझौता परस्त राजनीति का रंग चढ़ चुका था। इसलिए मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह बनती थी कि मजदूरों को इस राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करें। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से कुछ तो गांधीवाद से गहरे ढंग से प्रभावित थे। पार्टी की बुनियाद में बैठी यह कमजोरी राजनीतिक विकास के हर मोड़ पर उसकी गतिविधियों को प्रभावित करती रही। आतंकवादी धारा से भगत सिंह के नेतृत्व में निकला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थिति इससे भिन्न थी, लेकिन उनकी कार्रवाइयों को जन समर्थन नहीं मिलने के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए उनको कुचल देना आसान हो गया था। इन तथ्यों का हवाला देकर हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि पार्टी का बनना गलत था या इसने स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई, जैसा कि निम्न पूंजीवादी विचारक निकाला करते हैं। इसका विस्तृत विश्लेषण हम आगे के अध्यायों में करेंगे।